आप गरीब हैं और आपके बुरे वक्त चल रहे हैं तो आपके साथ परिवार आते हैं, लेकिन अगर आप अमीर हैं और खासतौर पर राजनीति के गलियारे से हैं तो अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है तो आपके परिवार साथ छोड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है लालू परिवार में। क्या लालू परिवार की कल रोहिणी जो बेटी थी, जो सबसे प्यारी बेटी थी, जिन्होंने कि लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट किया, किडनी डोनेट किया था, उनके अलावा आज और 3 बहनें लालू परिवार को छोड़कर जा चुकी है। और सबके वजह सिर्फ एक है जिसका नाम है संजय यादव, और उससे पहले पूर्व में ही जिसके कारण से तेज प्रताप को हार का सामना भी करना पड़ा, और उनके भी कारण यही जयचंद थे जिसका नाम है संजय यादव। आज हम लोग यही बात करते हैं कि आखिर लालू परिवार तेजस्वी लगातार धराशायी क्यों हो रहे हैं। वो समय था जब 25 सीटों पर सिमटने वाला आरजेडी को उनका परिवार संभालता, लेकिन आज उनका परिवार भी जो है उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से कितना कमजोर हो चुके हैं तेजस्वी यादव, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा, इस आंकड़े से समझ में आ जाएगा। और इन सब के पीछे सिंगल आदमी का हाथ है। लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग ऐसा कर रहे हैं, जिसका नाम है संजय यादव, क्योंकि रणनीतिकार कहे जाते हैं, और रणनीतिकार जिसकी रणनीति काम नहीं आई। इसलिए देखिए, जिनको लगा था कि हमारे से यानी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे वोट पर कब्जा AIMIM कर रहा है। 2020 में जहां पर कि 5 सीटें AIMIM ने लाए, जिसमें 4 विधायक को इन्होंने तोड़ के अपने पाले में ला लिया। उस चारों विधायक को कुछ दिनों तक झेले जरूर, लेकिन सम्मान नहीं दिया, और यही वजह रहा कि अंतिम वक्त में 4 में से एक ही को सिर्फ टिकट दिया गया और 3 को टिकट नहीं दिया, वो भी अंतिम वक्त में, ताकि वो इधर से उधर ना जा सके। मतलब उन्हें सबक दिया गया कि तुमने हमारे क्षेत्र में, हमारे देश वोट बैंक पर डाका डाला, और या तुम्हारी पार्टी डाका डाला, इसलिए हम तुम्हारे राजनीतिक करियर को खत्म कर देंगे। यानी कि आप ये कहिए, बदले की राजनीति जरूर तेजस्वी यादव खेल रहे थे, और इस बदले की राजनीति में लोग ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राजनीति का एक असूल होता है, जो सामने दिख रहा है, जो सामने भविष्य है, बस उसके हिसाब से निर्णय लेना। आप अगर किसी को पुराने हिसाब किताब से अगर उन चीजों को रंजिश में रखेंगे और उसके हिसाब से राजनीति करेंगे, तो आप या तो सुपर हिट ही हो सकते हैं या फिर सुपर फ्लॉप हो सकते हैं, और आज वही तेजस्वी के साथ हो रहा है। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष AIMIM के अब्दुल ढोल नगाड़े के साथ जो है तेजस्वी आवास में जाते हैं, भैया हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन वह गठबंधन में शामिल नहीं करते। वजह आप समझ, और उन्होंने कहा भी तुमको 6 सीटें ही देना है मात्र, आपको 5 तो ऑलरेडी जीते हुए ही थे, बस एक आपसे बढ़ा के कर रहे हैं, और सारा गढ़ आपका सीमांचल होना चाहिए। अलग बात है कि अगली पीढ़ी की राजनीति को समझते हुए तेजस्वी ने यह निर्णय लिया कि भाई हमको आपको नहीं सटाना है, बल्कि हम आपका ही जड़ खोदने में लगे हुए हैं, या चुनावी जो साल है उस अंतिम वक्त में आपको ऐसी चोट देंगे जिससे कि आप संभल भी नहीं पाओगे। लेकिन वह संभल भी गए, 5 पुराने सीटों पर फिर से कब्जा भी जमा लिया। लेकिन इस एरिया में हाल क्या हुआ, तो कई जगह पर, बलरामपुर जैसे जगह पर, महबूब आलम जैसे विधायक को भी, जिनमें यह कहा जाता है कि आज भी उनकी पत्नी झोला लेकर सब्जी लेने जाती है, झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कई ऐसे सीटें हैं जहां पर कि आरजेडी के इन्हीं मनमाने रवैये के कारण से परिहार, जहां पर रितु जायसवाल, अलग बात है कि पिछले विधानसभा में प्रदर्शन नहीं कर पाई, फिर लोकसभा का टिकट मिला उस पर प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस बार का विधानसभा टिकट काट दिया गया, लेकिन फिर भी वह 54-55 हजार वोट लाई, और इसके बाद जो आरजेडी के कैंडिडेट थे उन्हें वहां पर हार का सामना करना पड़ा। मतलब साफ है, अगर परिहार से रितु जायसवाल को टिकट मिलता तो वो डेफिनेटली आरजेडी कोटे से चुनाव जीत कर जाती, लेकिन हुआ नहीं। अब कई ऐसे सीटें हैं जिस जगह पर आरजेडी ने मनमाने तरीके से या टिकट बंटवारे में किस हिसाब से क्या फैसला लिया वो समझ से परे है, लेकिन उस कारण से उन्हें जो ये 25 का आंकड़ा है वहां पहुंचना पड़ा, जिसमें से एक कारण जो है वो यह भी है कि वह उस सीमांचल में जहां पर कि मुस्लिमों का अक्सर है, जिसमें सेंधमारी 2020 के ही चुनाव में ओवैसी कर चुके हैं, अब यहां से उनको वापस निकालना असंभव है, यानी कि आपको अब उनसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। बिना ओबीसी से दोस्ती अब राज्य यानी कि महागठबंधन सीमांचल नहीं जीत सकता है, इतना तय हो चुका है। ये 1-2 कारण हुए, उसके अलावा भी कई सारे कारण हैं, जिसमें से कारण ये भी है कि भाई हेलीकॉप्टर में, देखिए जो हम लोग अभी इस हिसाब से हैं तो कोई भी होलिया हिसाब से देख के समझ सकता है, अगर हम नाम नहीं बताएं तो हम लोग हिंदू या फिर क्रिश्चियन हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दाढ़ी हमारी बढ़ जाए और ये हमारा टोपी, हम लोग सिंबॉलिक इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि राजनीति में सिंबल का बड़ा महत्व होता है, और आपके मंच पर, आपके हेलीकॉप्टर पर मुस्लिमों का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि दाढ़ी और टोपी, किसी दाढ़ी टोपी को आप जो है हेलीकॉप्टर की घुसने नहीं देते हैं। इससे जो भी उनके मुस्लिम के जो पुराने ख्यालात के लोग हैं
अब अलग बात है, दुनिया मॉडर्न हो चुका है, अब मुस्लिम युवा लड़के दाढ़ियां नहीं रखते हैं, दाढ़ियां कम रखते हैं, टोपी कम पहनते हैं, लेकिन जो उस विचारधारा का है, जो ये मानता है कि मुस्लिम कौम की पहचान ही टोपी लगाने से है, मुस्लिम कौम की पहचान ही दाढ़ी रखने से है, और उसके नेता अगर मंच पर नहीं दिख रहे हैं, कारी साहब दिख रहे हैं, जो एमएलसी है मात्र, नौजवान है, और आप किसी दाढ़ी टोपी को नजर नहीं दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक बात है कि आपका वोट बैंक खिसक के उसके पास ऑप्शन है जो दिन रात मुसलमानों के हित में बात करता है, जिसका नाम ओवैसी है, उसके पास जाएगा ही। और यही हुआ इस कारण से भी, क्योंकि वो ओवैसी है जिसका कि वीडियो वायरल हुआ था, पप्पू यादव जो कि हितैषी हैं मुसलमान के भी, उनके साथ बातचीत हो रही है। उस बातचीत में नमाज का टाइम हो जाता है, और उस नमाज के टाइम में वो ये कहते हैं, थोड़ा देर सुन लीजिए, तो वह ऑडियो वायरल होता है जिसमें कह रहे हैं कि आपसे बढ़कर, नमाज से बढ़कर आप नहीं है। मतलब वह मीटिंग या वह कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वैसी नमाज को प्रायोरिटी देते हैं। और ये सच्चाई भी है, एक मुस्लिम आदमी अपने नमाज को अपने कर्म से ज्यादा महत्ता देता है। अगर कोई किसी ड्यूटी पर भी होता है, वह उस ड्यूटी को छोड़कर नमाज पढ़ता है। आप किसी भी मैकेनिक की बात कर ले, कहीं पर भी आप मुस्लिम कौम के लोगों की काम की आप रूटीन देख लीजिए, तो वह फ्राइडे को उस टाइम को जुम्मे की नमाज कहीं मस्जिद में जाकर अदा करता है। और यही वजह भी है, अगर ओवैसी की रैलियां होती है और नमाज अदा करने का टाइम हो जाता है, अजान दी जाती है, तो उस वक्त में उस भाषण को रोक दिया जाता है थोड़ा देर के लिए। ये एक इमोशन कनेक्ट होता है, एक मुस्लिमों को इमोशनली जोड़ देता है। यह व्यक्ति वो व्यक्ति है जो हमारे नमाज की जो अजान हो रहा है उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि उस समय अपने इस भाषण को रोक भी देता है, इस बात का बिना परवाह किए इस भीड़ पे, इस रैली में आई भीड़ के अलावा जो मार्केट में भीड़ है, वह 10 मिनट 5 मिनट जब बाजा नहीं बजेगा, माइक का आवाज नहीं आएगा, तो उसके अंदर दूसरा कोई भाव ना आ जाए कि रैलियां खत्म हो गई या फिर कुछ दिक्कतें आ गई, डिस्टर्बेंस हो गया, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय तक वह प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन महागठबंधन के किसी भी रैलियों में यह खास बात आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जिस कारण से कि जिस वक्त में नमाज अदा हो रही होगी, अजान का वक्त हो रहा होगा, और उस वक्त में वह अपने साउंड को बंद करवा दे। तो ये एक कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये एक कनेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कनेक्ट आज आरजेडी मुसलमानों से नहीं कर पा रहा है। इसलिए जहां पर ऑप्शन नहीं है वहां पर मजबूरी बस मुसलमान आरजेडी को वोट करता है, और जहां भी मुसलमानों को ऑप्शन मिलता है अपने कौम की बात करने के लिए, अपने लोगों की बात करने के लिए, वहां मुसलमान जो है आरजेडी को छोड़कर ओवैसी को वोट करते हैं। यही आज की सच्चाई है, और यही वो कारण है। हम लोग 2-3 कारण आपको डिटेल में बता रहे हैं। परिवार टूट गया, वो दिख ही रहा है। एक जयचंद के भरोसे पूरा राजनीतिक जो है कैरियर ही दांव पर तेजस्वी के लगे हुए हैं, वो भी आपको दिख रहा है। भाई परिवार से अलग हो गया, वो भी आपको दिख रहा है। मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी मुसलमानों के हक की या फिर उनके तौर तरीके का ख्याल ही रखता है, तो फिर मुसलमानों की वोट कैसे लेगा। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी और अहम बात है कि वो कास्ट जो शांत स्वभाव या जो भी जिस तरह की नेचर है उनके, जो कई दशक से भाजपा को वोट करते आ रहे हैं, और उनमें देखिए आईपी गुप्ता अकेले, भले चुनाव मतलब 2-3 ही सीटें उनको मिला, लेकिन एक अकेला व्यक्ति लाखों की संख्या में अपने समाज के लोगों को जोड़कर गांधी मैदान भरने की कवायद करता है, और गांधी मैदान को लगभग भरने का प्रयास करता है। उतनी भीड़ उठा देता है कि अपने सारे तत्मा पान समाज के लोगों को एकत्रित करता है, उनको ये मुद्दा देता है कि आपको जो आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, अगर हम आएंगे तो वापस से आरक्षण बहाल करेंगे, तब वो अपने जात का नेता बन जाते हैं। फिर भी अलग बात है कि उतनी खासी संख्या में अपने जात का वोट कन्वर्ट नहीं करा पाते हैं महागठबंधन में, लेकिन फिर भी अपनी सीट निकालने में कामयाब होते हैं। मतलब ये है कि वो पान समाज, तत्वा समाज उनको अपना नेता मान चुका है, या ये कह सकते हैं कि चलिए वोट में बढ़ोतरी हुई और ये वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किया। लेकिन एक व्यक्ति जिसका पिछले बार भी चुनाव में प्रदर्शन सही नहीं रहा, लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन सही नहीं रहा, उनके जात का लोग जो है वो भाजपा का कोर वोटर है, उन्होंने आज तक जात के लिए कुछ किया ही नहीं, उनके जात में आज तक कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ मछली पकड़ लेने से आप मछुआरा का नेता हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। आप ना तो आज हक की बात कर रहे हैं उनका, ना ही आपने किसी तरह की कोई कवायद की है जिससे कि ये समाज आपको नेता माने। फिर भी सन ऑफ मल्लाह को आप पूरे हेलीकॉप्टर में बिठाकर पूरे लोकसभा में घुमाए, पूरे विधानसभा में घुमाए, जो व्यक्ति इस बात को जोर दे रहा है कि हमें डिप्टी सीएम घोषित करिए, यानी कि सरकार बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीटें जीतने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है,
हमारे विधायक कितने बनेंगे इस बात पर वो कोई जोर नहीं दे रहे हैं। बस उनका एक ही शर्त है कि हमें डिप्टी सीएम घोषित करिए। जब आपके अब विधायक ही नहीं रहे, जब आपका गठबंधन ही नहीं जीता, अब आप कौन सा डिप्टी सीएम बनेंगे? सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ आप कागजों पर आपको बनना था। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए था, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा था, जिस तरह से कांग्रेस एक डिसिप्लिन वे में कह रही थी कि अभी हम लोग को चुनाव लड़ना है, मजबूती से चुनाव लड़ना है, उसके बाद बैठकर हम लोग जो है, विधायक लोग जो है, वो सीएम को तय कर लेंगे। ये भी अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने, जिनको ये अनुभव ही नहीं था, ये अनुमान ही नहीं था कि हमारे सीटें कितनी आएंगी, हमारे विधायक कितने जीत कर आएंगे, वो ये कह रहे हैं कि पहले हमको डिप्टी सीएम ये करो। तो बाकी का 18% मुसलमान क्या करेंगे भाई? आप 2% वाले लोग मनवाना चाहे तेजस्वी से, अब तेजस्वी भी नया राजनीति के नए लड़के और उनके रणनीतिकार संजय यादव ये कह रहे हैं ठीक है भैया लो हमारा डिप्टी सीएम। यही है कि उनको भी डर था 2020 में उसी सभा से, जिस सभा में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव बैठे हुए थे और हजारों राजद के कार्यकर्ता, जिसको गुंडई भी लोग कहते हैं कभी, कि वो सामने बैठे थे। और उस वक्त में मुकेश सहनी माइक पटक कर ये कहते हुए चले गए, आपने मेरे पीठ पर 10 सीट देकर खंजर भोंका है, हम इस गठबंधन को तोड़ रहे हैं। आप समझिए, इस बात का उनको डर था कि 2020 बात 2025 बना हो जाए, इस कारण से भी भैया उनको किसी हाल में डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया। और अंत तक में कहीं वीआईपी नॉमिनेशन कर रहा है, कहीं कांग्रेस कर रहा है, कहीं आरजेडी कर रहा है, पब्लिक को आपका तमाशा जो है भरपूर एंटरटेनमेंट किया, लेकिन वोट आपको नहीं दिया। क्योंकि उधर 10,000 का चक्कर चल रहा था, उधर वृद्धा पेंशन बढ़ चुका था, उधर बिजली फ्री हो चुका था। जिस वक्त में 10-10 हजार अकाउंट में दिए जा रहे हैं, बिजली फ्री किए जा रहे हैं, उसके अलावा वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया है, तो आपको लग रहा है कि आपका ये नौटंकी पब्लिक को बर्दाश्त करेगा? यही वजह रहा कि इतनी करारी हार जो है वो हुई। और हार ही नहीं हुआ तो परिवार से भी आप हार रहे हैं। उस कृष्ण जैसे भाई जो आपको अर्जुन मानता था, जो कहता था कि हमें मुख्यमंत्री कुर्सी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाएंगे, फिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्हें एक छोटी सी गलती से पार्टी और परिवार से ही, वो 1-2 साल के नहीं, 1-2-5 महीने के लिए नहीं, बल्कि 6-6 साल के लिए आप लोगों की राजनीतिक कैरियर ही समाप्त करने के लिए आप लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया। शायद यही वजह है कि आज ऑलरेडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, परिवार भी बर्बाद हो चुका है। बेस वोट जो है यादवों का 1.5 करोड़ 1.20 करोड़ जो है आपको वोट मिला, 1,20,00,000 वोट जो है यादवों ने खुलकर आरजेडी को वोट किया। अलग बात है कि उसके बाद भी आपको वोट सीट 25 ही आई। उधर अलग अलग लोगों ने, सभी जातियों ने, सभी दलों ने मिलकर जो है आपको वोट किया, अंदर एनडीए वाले को, फिर भी उनको सीटें जो है आपसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि और भी जातियों का समीकरण उधर था। मतलब ये भी साबित हो गया कि पूरा यादव कुनबा भी एक हो जाए, फिर भी यादव अपना मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना सकते हैं। ये भी आपको एनालिसिस हम लोग समझा रहे हैं। जिस हिसाब से यादव एकजुट हुए कि हमें अपना मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि हमारी आबादी 14% है, मुसलमानों की वजह सबसे बड़ी आबादी किसी के है बिहार में, वो यादवों का है। पूरा यादव एक हो गए महागठबंधन के लिए, तेजस्वी के लिए। छोटा सा एक, मतलब आप ये कहिए कुछ ही यादव होंगे, 2-4-5% जो एनडीए में बैठे हुए यादव कैंडिडेट के लिए, रामकृपाल यादव जैसे कैंडिडेट के लिए, या फिर और भी कहीं के लोग लड़ रहे थे यादव, उनके लिए साथ रहे। लेकिन 14% का हमको लगता है 13.89% जो है वो सब महागठबंधन की फील्डिंग कर रहे थे। वोट भी आया, लेकिन फिर भी सीटें नहीं आ पाई। उसके कई वजह, सारे वजह आपको हम लोगों ने बता दिया। और उसके अलावा एक और वजह है कि आपके नाम पर जो गाने बनते हैं, आप ऐसे सिंगरों को नोटिस करिए कि भाई गाते तुम हो, बदनाम हम होते हैं। ये सबसे बड़ी अहम चीज है। आप वैसे सिंगरों को नोटिस करिए जो इस तरह के गाने बनाते हैं कि भाई तुम ऐसे गाने बनाते क्यों, यहाँ इधर मोदी इधर नीतीश, दोनों का गजब। मतलब ऐसे गाने से एक आम महिलाओं के दिमाग में क्या बैठेगा कि आरजेडी, और दूसरा लड़का आरजेडी का यहाँ का टी शर्ट पहना हुआ है, लड़की को बिकनी में जो है मोदी नीतीश का फोटो बना दिया, किया उसने, नुकसान आपको उठाना पड़ा। तो ये सारे एनालिसिस हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर 2 दिन के गैप के बाद आज आपके बीच ला रहे हैं। ये है महागठबंधन के, तेजस्वी के परिवार और राजनीतिक विरासत का गर्त में जाने का कारण। इन सारे पॉइंट पर आप विचार करिए और फिर मजबूती से आप बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मौका जो है वो निकल गया। जिस हिसाब से लोगों में एंटी कमेंसी होती है गवर्नमेंट के प्रति, इस बार उल्टा हो गया। इस बार लोग सत्ता को बचाने के लिए वोट किए, लोग सत्ता को उखाड़ने के लिए वोट करते हैं। 20 साल का इतना बड़ा सत्ता, जबकि लोगों में नाराजगी भी थी रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, उसके बावजूद भी लोगों ने उससे बचाने के लिए आप विपक्षियों को विपक्ष बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। बाकी हम लोगों का ये जो भी प्रयास था, जो आंकड़े हमने आपको प्रस्तुत किए, वो आंकड़ा आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय आप लोग जरूर लिखिएगा। सही।